हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम निशा। आज आपको केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो आप क्या बताएंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अगर मिक्स करें और वो होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। आपके लेवल तक आपको बाइनरी मिक्सचर्स ही पढ़ना है, यानी कि दो कंपोनेंट्स को ही मिक्स करना है। तो अगर आप बाइनरी मिक्सचर्स को पढ़ रहे हैं, दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो दो कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज कंपोनेंट 1, दिस इज कंपोनेंट 2। तो एक कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे? सॉल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है? तो आपको अगर यहाँ पे एक डिस्टिंग्विशिंग लाइन बताई जाए तो डिस्टिंग्विशिंग लाइन क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट किसको कहते हैं बेटा? विच इज लेस इन क्वांटिटी, विच इज लेस इन क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, मात्रा कम होती है, वो होता है सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट? विच इज मोर इन क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इसके अलावा एक और डिस्टिंग्विशिंग लाइन है आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। जब आप कंपोनेंट्स को, दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि आप कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को मिक्स जब कर रहे हैं, दैट विल फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो जब आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन जिस फॉर्म में, जिस फिजिकल स्टेट में आपका रेजाइड कर रहा है, उसी फिजिकल स्टेट में इनमें से जो कंपोनेंट आपका यहाँ पर होगा, दैट इज योर सॉल्वेंट एंड अनदर कंपोनेंट इज योर सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने चीनी पानी का घोल बनाया, चीनी आपका सॉल्यूट होगा, पानी आपका सॉल्वेंट रहेगा। वहीं पर अगर आपसे कोई कह दे कि आपने लिया है इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, मान लीजिए आपसे कह दिया 20 ml आपका इथेनॉल है एंड 80 ml आपका वाटर है, तो यहाँ पर क्या होगा? दिस इज 80 ml, दिस इज 20 ml, so दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी कम है दैट इज सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है दैट इज योर सॉल्वेंट। ओके, तो ये डिस्टिंग्विशिंग लाइन क्लियर होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो अब यहाँ पर जब मैं सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रही हूँ, अब देखिए सॉल्यूट की मात्रा डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए 2 या 3 बच्चों ने सॉल्यूशन बनाया है, एक बच्चे ने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, दूसरे ने 2 चम्मच चीनी डाली, तीसरे ने 3 चम्मच चीनी डाली। तो हर एक स्टूडेंट ने जो चीनी की कंसंट्रेशन है उसको डिफर कर दिया। तो अब यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए हमारे पास कौन सी टर्म्स आती हैं, यानी हमें सॉल्यूशन के अंदर पता कैसे लगेगा कि कौन से कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है। तो उसके लिए हमें स्टडी करनी होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंसंट्रेशन टर्म्स। अब यहाँ पे अगर बेटा बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती है? विच रिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमारे सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, इन चीजों को दिखाने के लिए हमारे पास जो हम स्टडी करते हैं दैट आर कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स फर्दर बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, फर्स्ट इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट और सेकेंड इज योर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कौन सी होती है? विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आसान सी भाषा में जिस कंसंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम आएगा, यानी वॉल्यूम रिलेटेड होगी, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बिकॉज हमारे जो सॉल्यूशन है उनकी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलती है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है बेटा? विच आर वॉल्यूम रिलेटेड। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होती है? विच आर नॉट वॉल्यूम रिलेटेड, जिनमें वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं होता, विच आर नॉट वॉल्यूम रिलेटेड। तो एक एक करके हम सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। आप देखिएगा उनमें से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, वेट बाय
वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, दिस इज स्मॉल w बाय कैपिटल W परसेंटेज। व्हाई दिस इज टेकन एज स्मॉल w कैपिटल W? स्मॉल w रिप्रेजेंट्स योर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W रिप्रेजेंट्स योर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज निकालनी है आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया जाए, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट, ठीक है। आपको एग्जांपल दे दिया जाए 5% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दिस टेल्स यू 5 ग्राम of NaCl, 5 ग्राम of NaCl is present in 100 gram of the solution. Multiply by 100, that will give you 5%. आसान सी भाषा में अगर आपको लैब में बनाना है तो आप क्या करेंगे? 95 ग्राम वाटर लेंगे, बिकॉज आपका पूरा सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है बेटा, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है। सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम आपको पता है सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा बेटा? माइनस कर देंगे 95 ग्राम। तो 95 ग्राम आप वाटर लेंगे, उसके अंदर 5 ग्राम आप जो NaCl है, नमक है, उसको घोलेंगे, दैट विल गिव यू 5% NaCl सॉल्यूशन वेट बाय वेट। ओके, देन हम स्टडी करेंगे हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए यहाँ पे है वेट बाय वेट, क्या वॉल्यूम से कोई रिलेशन है? नो, वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है। वॉल्यूम से अगर कोई रिलेशन नहीं है तो मतलब दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम हमारे कंसंट्रेशन टर्म में आ रहा है दैट मींस टेम्परेचर डिपेंडेंट, और अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं। इज इट? चलिए, नेक्स्ट आपकी कंसंट्रेशन टर्म आती है आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्मॉल w बाय कैपिटल W, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? देखिए, स्मॉल w रिप्रेजेंट्स यू व्हाट? वेट ऑफ solute, and capital V represents you volume of solution, multiply by 100, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको सोल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल गिव यू वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ 3% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। What is the meaning of that? 3% weight by volume, मतलब 3 ग्राम शुगर present in 100 ml of water. 3 ग्राम शुगर present in 100 ml of water, sorry 100 ml of solution. So water कितना होगा इसमें बेटा? आप इसको चेंज कर लीजिए वॉल्यूम के अंदर, तो आप पता लगा सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 3 ग्राम शुगर आप जब डिसॉल्व करते हैं दैट विल गिव यू 3% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। इज इट? अब तीसरा क्या है? अब देखिए इसमें वॉल्यूम आ रहा है, सो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, स्मॉल v बाय कैपिटल V रिप्रेजेंट्स यू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आपको सॉल्यूट की वॉल्यूम पता है, आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल गिव यू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे आसान सी भाषा में 7% HCl सॉल्यूशन अगर आपको कोई कह दे तो मतलब 7 ml of HCl present in 100 ml of solution, that is your what? 7% HCl solution। तो आपकी तीनों कंसंट्रेशन टर्म है हमारी वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना ग्राम हमारा कोई भी सब्सटेंस कितने लीटर में या कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे इससे इन तीनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे हमें आइडिया लगेगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं हम यहाँ पे जिससे हमें इनकी थोड़ी सी और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको देती हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कह रही हूँ 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ
वाटर। ठीक है, आपको कहा है 10 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट कितना आपका 10 ग्राम सुक्रोज है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है बेटा यहाँ पे। तो सॉल्यूट का वेट कितना हो जाएगा 10 और सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल गिव यू द आंसर। तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। द आंसर इज नियर अबाउट 9.09%। इज इट? तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आपको दूं, थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पे दूं तो क्या कहा है हमने? हम कह रहे हैं 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl that is present in 100 ml of solution। 10 ग्राम NaCl आपका 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट। नाउ आई एम सेइंग फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज। अब मैंने यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज पूछ लिया, लेकिन आपको गिवन क्या है? मैंने कहा है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। दिया क्या है मैंने आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है, बट सॉल्यूशन की आपको वॉल्यूम। तो इसको वेट में कैसे चेंज करेंगे? आई वांट टू हियर डेंसिटी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी गिवन होगी। आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, अब यहाँ से वॉल्यूम को पहले वेट में चेंज कर लीजिए। देखिए डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट बराबर होते हैं एक तरीके से। ठीक है, मास और वेट को बराबर लेके चलते हैं। वो फिजिक्स में होता है कि मास इंटू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू वेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मास इंटू वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता है, यू कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ द सॉल्यूशन यानी मास ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे आप? दैट इज 1.2 इंटू में 100 comes out to be what? 120। तो आपको सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। बहुत इजीली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस, इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पर यूज हो सकते हैं। तो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने बहुत इजीली यहाँ पे समझनी है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ द फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है बेटा आपकी? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो फोर्थ कंसंट्रेशन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? टर्म मोल फ्रैक्शन। देखो नाम से पता चलता है बेटा, मैथमेटिकली नाम से पता चल रहा है फ्रैक्शन, यानी हमें किसी चीज का यहाँ पे टोटल में से किसी चीज का फ्रैक्शन निकालना है। भाई पूरे में से उसका कितना हिस्सा है, किसी भी एक चीज का कितना हिस्सा है। अब यहाँ पे बेटा आप बाइनरी मिक्सचर्स यूज कर रहे हो, बाइनरी मिक्सचर्स यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2 ही कंपोनेंट होंगे, ऑब्वियसली 2 ही कंपोनेंट होंगे, इससे ज्यादा हमें जाना ही नहीं है। मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, इसका 1 मोल लिया है और इसके 3 मोल लिए हैं। ठीक है, तो मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। भाई पूरे सॉल्यूशन के अंदर ए का कितना फ्रैक्शन है, तब मैथमेटिकली फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? दिस इज 1 मोल, दिस इज 3 मोल। मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास टर्म्स होती है, या तो मैं जीटा से रिप्रेजेंट करती हूँ या मैं ईटा से रिप्रेजेंट करती हूँ। बेसिकली आपको बुक्स के अंदर जीटा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जीटा ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, that is equal to number of moles of that component, number of moles of that component जिसके आपको फाइंड आउट करनी है मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए लेंगे यहाँ पर हम, तो ए का कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 3, यानी कि सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? 1/4। इसी तरीके से आपको कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालिए आप, यानी जीटा बी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी दैट इज 3 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 4। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन।
एक और बात, जो आपका सॉल्यूशन का टोटल मोल होता है, जैसे कि आपसे कह दे कि इस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसका, तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा याद रखना बेटा, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। यू कैन सी हियर, आपका टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, फाइंड आउट कर लीजिए इसको, दैट कम्स आउट टू 2। So the total mole fraction of the solution is always equal to 1, यानी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप 1 में से माइनस करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन कि टोटल में से किसी एक कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन वहां पे पड़ा हुआ है, कितने मोल्स का फ्रैक्शन वहां पे पड़ा हुआ है, दैट विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करके आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे मोल फ्रैक्शंस को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आगे सिखाएंगे भी मोलैरिटी के अंदर। हालांकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको आते होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कंपोनेंट का जो मास आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास से, दैट विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं आप, मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं आप, मान लीजिए हम कह रहे हैं वी हैव 40 ग्राम NaOH, वी हैव 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 40 ग्राम NaOH हमने 54 ग्राम पानी के अंदर यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एंड वाटर। हमें इस डाटा की हेल्प से मोल फ्रैक्शन NaOH का भी फाइंड आउट करना है और मोल फ्रैक्शन वाटर का भी फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए पहले किसके, NaOH की। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको 40 ग्राम, मोलर मास निकाल लीजिए। सोडियम होता है बेटा 23, ऑक्सीजन होता है बेटा 16, हाइड्रोजन होता है बेटा 1, ऐड कर लीजिए इनको 6, 3, 9 एंड 1 10 0, दिस इज 40। तो मोलर मास किसका क्या आ गया 40, सो दिस इज 1 मोल। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए वाटर के। ठीक है, वाटर के कैसे निकालोगे, वही गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा आपको 54, वाटर का मोलर मास तो सभी को पता है कितना होता है 18। ठीक है, तो कितना मोल आ जाएगा 3 मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 1/4। एंड इसके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 - 1/4 कर दीजिए, या फिर कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 3/4। तो आप इजीली इस तरीके से मोल फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, इजी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से डील कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज रिलेटेड टू द मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज योर मोलैरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे बोर्ड के अंदर, यहाँ से, या फिर इसको यूज करते हुए हम आगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे वहां पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन liters. Number of moles of the solute per liter of the solution, that will give you the molarity. ठीक है, that will give you what, molarity. अब number of moles कैसे निकालते हैं बेटा, number of moles per unit volume, इसका फॉर्मूला हो गया। number of moles कैसे निकालते हैं आप, given mass upon में molar mass per unit volume taken in the liters। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं कह रही हूँ 3 मोलर शुगर सॉल्यूशन, 3 मोलर शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म 3 मोलर शुगर सॉल्यूशन, मतलब आपकी 3 मोल शुगर, 3 मोल शुगर प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब 3 मोल शुगर का क्या मतलब है बेटा, 3 मोल शुगर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता
होता है ना गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब शुगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, इसका मास निकाल लीजिए, ठीक है, मास निकालिए इसका। C6 एक कार्बन का 12 होता है 12, तो 12 × 6 बताइए फटाफट 72, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका 12 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ठीक है। 16 को किससे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 2 8 2 10, 7 और 1 8 9 18 180। तो आपके पास 3 मोल शुगर है। गिवन मास आपको पता नहीं है, मोलर मास आपका आ गया 180, तो गिवन मास कितना आ जाएगा आपका 540 ग्राम। यानी 540 ग्राम शुगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं अगर उसको लेके, दैट विल गिव यू 3 मोलर शुगर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोलैरिटी क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 मोल आपका कोई भी कितने मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आपके 1 लीटर पानी के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपके गए हुए, दैट विल गिव यू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। देखिए फॉर्मूला आप हमेशा याद करते आए होंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर, M1V1 = M2V2, ये हमेशा याद। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस इज M1V1 = M2V2। इससे डायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं हम, मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइनल मोलैरिटी। ये फॉर्मूला बना कैसे, देखिए मान लीजिए इसको हम सीखते हैं जरा। मान लीजिए एक बीकर है, उसके अंदर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, M1 उसकी मोलैरिटी है, V1 उसका वॉल्यूम है, ठीक है। M1 उसकी मोलैरिटी है, V1 उसका वॉल्यूम। अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पानी और ऐड कर देते हैं, सॉल्वेंट और ऐड कर देते हैं। अब सॉल्वेंट और ऐड करने से क्या होगा, आपका वॉल्यूम तो V2 हो जाएगा, मोलैरिटी क्या हो जाएगा M2, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे पानी डाल के तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, मोलैरिटी चेंज होगी, इज इट। बट यहाँ पे आपने मान लीजिए चीनी पानी का घोल बनाया है, आपने चीनी डाली, उसमें पानी मिला दिया और उसमें और पानी मिला दिया, तो चीनी की मात्रा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे यहाँ पे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस बीकर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस बीकर। तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है इन द फर्स्ट बीकर, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, M × V से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, M1V1, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, M2V2। हमें पता है पानी ऐड करने के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहे सो वी कैन से M1V1 = M2। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन कर रही हूँ तो उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला M1V1 = M2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स, मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन लिया है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2। मोलैरिटी मुझे नहीं पता क्या होगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए यहाँ पे मिक्स हो गए, दोनों के दोनों यहाँ पे मिक्स हो गए हैं, तो उनकी उसकी वजह से मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं पता, ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, देखिए मैंने इन दोनों को मिक्स किया है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं छेड़े मैंने यहाँ पे, इनके नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे मिक्स किया है, मैंने क्या किया है, M1V1 प्लस में M2V2 दैट इज इक्वल टू M3V1 प्लस में V2। तो अगर आपको ये मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला M1V1 प्लस में M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस में V2, दैट विल गिव यू मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। सो इजीली आप मिक्सचर की मोलैरिटी इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इजीली कॉन्सेप्ट से चलिए कि इस तरीके से हम मोलैरिटी जो है यहाँ पे फाइंड आउट इन सॉल्यूशंस की कर सकते हैं, इन केस ऑफ डाइल्यूशन एंड इन केस ऑफ व्हाट मिक्सचर्स। ठीक है, नाउ दिस इज मोलैरिटी, व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम से रिलेट हो रहा है, वॉल्यूम से रिलेट हो रहा है, सो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। तो ये कैसी टर्म है, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, दैट इज मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारी वो क्या है, मोलैलिटी।
मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. What is the formula of molality? Number of moles of solute पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ध्यान दीजिएगा, अब तक मैंने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स कराई है उसमें मैंने डिनोमिनेटर में लिया है सॉल्यूशन. जनरली सॉल्यूशन लिया गया है. सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म ऐसी आई जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आया है, एंड सॉल्वेंट का भी हमने क्या लिया? पर किलोग्राम मास लिया है. सो दोनों के अंदर क्या है? मास से रिलेटेड. दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. पर किलोग्राम सॉल्वेंट में हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? अब जनरली बोर्ड्स के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी. जो मोलैलिटी है उसको मोलैरिटी के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? मोलैरिटी क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम. यानी मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है. तो अगर मैं कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, इन केस वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होते हैं तो वहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो वहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन मोलैलिटी की वैल्यू नहीं बदलेगी. सो मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी बिकॉज दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, बिकॉज दिस इज नॉट वॉल्यूम रिलेटेड टर्म. ठीक है, तो मोलैलिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे. लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे यहाँ पे, सॉरी सेकंड लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे यहाँ पे क्या है? नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से. व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. यानी यहाँ पे ऊपर क्या ले रहे थे अभी तक हम? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. बट यहाँ पर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बेटा? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास. अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? देखिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जो मोलर मास होता है बेटा उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं. वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? देखिए, अगर आपको कोई एसिड दिया हुआ है तो वो एसिड कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, यानी उसकी बेसिसिटी कितनी है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा. अगर आपको कोई बेस दिया हुआ है तो वो कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है, यानी उसकी एसिडिटी कितनी है, दैट विल गिव यू द वैलेंसी फैक्टर. अगर आपको कोई सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट को अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कैटायंस. ठीक है, कितने कैटायंस वहां पर हैं, कितने नंबर ऑफ कैटायंस वहां पर हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना पॉजिटिव चार्ज उसका कैटायन का वहां पर है टोटल, दैट विल गिव यू व्हाट? वैलेंसी फैक्टर. जैसे आपको Na पॉजिटिव दे दिया तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 1. आपको Mg2 पॉजिटिव दे दिया, वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा. एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दे दिया तो वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके आप मोलर मास को इक्विवेलेंट मास निकाल के लेके आ सकते हैं. दैट विल गिव यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दैट विल गिव यू व्हाट? नॉर्मेलिटी. वो आपको क्या दे देगा? नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन की मामले में दे देगा. लास्ट कंसंट्रेशन इज योर पार्ट्स पर मिलियन. आखिरी कंसंट्रेशन टर्म आपकी है पार्ट्स पर मिलियन. नाम से पता चल रहा है पार्ट्स पर मिलियन. 1 मिलियन में कितने पार्ट्स आपके वहां पर हैं? पार्ट्स पर मिलियन, ppm, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution multiply by million. मिलियन में क्या हो जाएगा? 10 raised to power 6. बहुत ही रेयर टर्म यूज होती है क्योंकि हम 1 मिलियन के अंदर किसी सॉल्यूट का पार्ट देख रहे हैं, बहुत माइन्यूट सा पार्ट देख रहे हैं. जस्ट इमेजिन एक समुद्र के अंदर से हमने 1 बाल्टी भर पानी निकाल लिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो पार्ट्स मिलियन जो पर मिलियन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो गंगा जो रिवर है उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा को दिखाने के लिए हम यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ये हमारे पॉल्यूटेंट्स के जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर यूज होती है. व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 raised to power 6. दैट विल गिव यू द पार्ट्स पर मिलियन.
ठीक है। सो दीज आर ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमने बताई है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड लास्ट में पार्ट्स पर मिलियन। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो सारी होंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड जो वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है वो सारी की सारी क्या होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो हमारे सामने रखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और इन सब से हम उसकी सभी कंसंट्रेशंस को रिलेट कर सकते हैं। So this is all about the theoretical part of the concentration term. Next lecture में आपको इन concentration term से based numerical करवाए जाएंगे, और numerical की practice से आपको concentration terms बहुत easily समझ में आ जाएगा। So अगर आपको समझ में आया है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है सब कुछ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।